बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपना फिज़िक्स का जो है सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम आज चैप्टर 3 और 4 के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजेसेस वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वो इस वजह से देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें पता है ये वेलोसिटी है, लेकिन जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ है हमारे पास। फर्स्ट लॉ में हम ये कहते हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता, तो चाहे अगर वो फिर मोशन में है तो फिर वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहती है, या अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मतलब यहाँ पे एक कार्ड है जो कि ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन है। जब हम कार्ड को पीछे की तरफ खींचते हैं तो एक कॉइन जो है ये नीचे इस ग्लास में ही, जो सेकंड में आपको दिख रहा है ग्लास में ही अंदर गिर गई यहाँ पे। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये फोर्स जो हमने लगाया था ये कार्ड पे लगाया था, क्योंकि हमने इसे पीछे की तरफ खींचा इसे। कॉइन पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, तो इसी वजह से नीचे फॉल किया उसने, ठीक है, ग्लास में ही। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ ही आ गई। तो जिस बॉडी पे हम फोर्स नहीं लगाते वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं करती। जिस बॉडी पे हम फोर्स लगाते फिर वो या तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगी या स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। फोर्स है, इम्पल्स है, एक्सेलरेशन या टॉर्क। हमारे पास फोर्स है जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का, वो ये भी है कि फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, वैसे तो लीनियर मोमेंटम के लिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं mv। तो जब मतलब फोर्स आ जाए इसमें, फोर्स हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक है वो dp/dt। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस, एरिया, एक्सेलरेशन या स्पीड। ये हमें एक्सेलरेशन ही देता है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जब वो एक्सेलरेशन देता है, तो अगर इसका हम ग्राफ में बना ले और उसमें जो स्लोप होगा ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे इसका टाइम होगा, ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अब ये पावर जो डॉट प्रोडक्ट किसका है, फोर्स एंड स्पीड का है, फोर्स एंड वेलोसिटी का, फोर्स एंड टाइम का, नन ऑफ दिस। ये जो है फोर्स एंड वेलोसिटी का है। ये इस तरह के मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ डॉट वी, ये फार्मूला है पावर का, एफ वी कॉस थीटा। यहाँ पे टी पावर एफ जो है फोर्स वेक्टर, वी वेलोसिटी है, थीटा जो है हमारे पास एंगल है। वैसे ये फार्मूला यहाँ से आया है कि मतलब पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। वैसे पावर का फार्मूला ये है वर्क बाय टाइम, तो जब आप उसे मतलब रीअरेंज करेंगे उससे ये एफ डॉट वी वाला फार्मूला निकल आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी बिहाइंड making an angle theta with the horizontal. The maximum horizontal range is given by bi square divided by g, bi square divided by 2g, bi square sin 2 theta divided by g, या bi square sin 2 theta divided by 2g। अगर हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंक दें इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो एक एंगल के साथ जो है मतलब जा रहा है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फिर मतलब उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फिर क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर होगा। यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, तो फार्मूला वैसे हमारे पास रेंज के लिए है कि बी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ आर इनिशियल वेलोसिटी एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जो है यहाँ पे मतलब अपवर्ड की तरफ है, तो साइन 2 थीटा वैसे हमारे पास 1 के बराबर है। 2 थीटा जो है वो हम 90 ले लेते हैं, थीटा अगर हम 90 ले लें, मतलब सॉरी ये सारा जो है हमारे पास 2 थीटा 90 के बराबर होगा, तो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और थीटा अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री बनेगा, सही है। जब यहाँ पे थीटा पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई 45 90 आ जाएगा, साइन 90 1 के बराबर है, और यहाँ पे भी 2 थीटा 90 के बराबर इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे इस फार्मूले में जो है साइन 2 थीटा की जगह 1 पुट कर दे तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई जी जो है हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन सीजीएस सिस्टम 1 न्यूटन इज इक्वल टू मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये किसके बराबर होगा, तो बोथ ए एंड सी मतलब यहाँ पे 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरह 10 पावर 5 डाइन, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है दोनों करेक्ट है हमारे पास। और इस तरह देखिए 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
अब यहाँ पे किलोग्राम जो है वो 10 पावर 3 ग्राम के बराबर है और मीटर जो है वो 10 पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम किलोग्राम की जगह 10 पावर 3 ग्राम लिख लेंगे और सेंटीमीटर की जगह जो है वो 10 पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, अच्छा ये एस स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर है। तो 10 पावर 5 ग्राम, मतलब ये दोनों 10 पावर 3 और 10 पावर 2 ऐड करेंगे तो 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। या ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये हम डाइन के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 10 पावर 5 डाइन जो है ये 1 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कार्ड। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला है, सर्कल। तो ये पैराबोला जो है हम इसे कहते हैं कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब थ्रो करते हैं अपवर्ड तो ज़रूर जो है एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं जिसे हम मतलब ये पैराबोला कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशनल। ये 1 है, 2 है, 3 है या 4, तो ये 2 है हमारे पास। यहाँ पे ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में हम लेते हैं, ये 2 डायमेंशन में हमारे पास मोशन करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी? वी आई cos थीटा, वी आई sin थीटा, मैक्सिमम या जीरो। वी आई cos थीटा। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में आपको शो रहा होगा, ये रेंज हम को शो कर रहा है। अब यहाँ से ये बॉडी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से थ्रो की गई है, लास्ट यहाँ पे ये जो है इम्पैक्ट पॉइंट तक ये पहुंच चुकी है, इस लास्ट पॉइंट को इम्पैक्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो यू एक्स से मेंशन किया गया है, मतलब वी आई हम इसे कंसिडर कर लेंगे, तो ये सारे मोशन में जो है हमारे पास जो है मतलब चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी जब ये पहुंच गया तो यू एक्स वही यू cos थीटा के बराबर, यू एक्स वही यू cos थीटा के बराबर। तो मतलब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर कर लेंगे, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो अनचेंज होता है, जबकि समिट पॉइंट पे यहाँ पे इस पॉइंट को हम समिट कहते हैं जो ए है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये जीरो हो जाता है, ठीक हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वी आई cos थीटा। यहाँ पे असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है वेलोसिटी की। नेक्स्ट एमसीक्यू है a snooker ball is moving with velocity v collides head on with another snooker ball of same mass at rest. The collision is elastic, the velocity of the second snooker ball। तो वो क्या होगी? 0 होगी, इन्फिनिटी होगी, v होगी या 2v होगी। वो हमारे पास v है कि स्नोकर बॉल है जो कि वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, वो कोलाइड हुआ, हेड ऑन कोलिजन उसने किया, और दूसरे स्नोकर बॉल के साथ मतलब उसने कोलिजन की, जिस मतलब दोनों का मास सेम है, ठीक है। अब जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो वेलोसिटी अब सेकंड स्नोकर बॉल अब क्या होगी? पहले वाली की v थी, सेकंड स्नोकर बॉल की क्या होगी? तो वो भी है। किस तरह के देखें, फर्स्ट बॉल जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, सेकंड बॉल रेस्ट में ही है। तो कोलिजन की वजह से जिसमें मतलब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट बॉल है वो रेस्ट में आ जाएगा, पहले उसकी वेलोसिटी v थी, अब रेस्ट में आ जाएगा कोलिजन के बाद। सेकंड बॉल की वेलोसिटी v हो जाएगी, तो मतलब सेकंड बॉल की वेलोसिटी हमारे पास v होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेंजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम वे और द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? वो है सेकंड वन, 43 डिग्री एंड 47 डिग्री। द रेंजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इज सेम वे फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। सेम होता है पेयर ऑफ एंगल्स के लिए। कौन से पेयर ऑफ एंगल्स के लिए ये सेम होता है? तो इसमें 43, 47 डिग्री है जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास बनाता है। नेक्स्ट है वर्क डन विल बी मैक्सिमम विद द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0। इसमें 0 डिग्री करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट cos थीटा हम लगा दे तो थीटा 0 के बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है तो ये एफ डॉट डी बन जाएगा। तो वर्क डन इज मैक्सिमम एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, सही है। मतलब यहाँ पे ये दोनों पे हम फोर्स जो है फोर्स इस साइड पे लगा दे तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड पे कवर होती है। जब एंगल 0 दोनों के दरमियान, तब जो है हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू। तो 1 मेगावाट जो है 3.6 क्रॉस 10 पावर 6 जोड़ के या 10 पावर 12 के 10 पावर 9 10 पावर 8 जोड़ के, तो इसमें 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 जोड़ के बराबर होगा। तो किस तरह देखें, अब पहले हम 1 किलोवाट आवर के लिए फाइंड कर देते हैं कि 1 किलोवाट आवर में पता है 1000 वाट, किलो का मतलब 1000 वाट, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जोल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब इस वैल्यू को हम लिख देंगे फिर 1 किलोवाट आवर 3.6 10 पावर 6 की जगह मिलियन लिख लेंगे और जोल। अब इससे जो है हम 1 मेगावाट आवर फाइंड कर सकते हैं कि वो 1 मेगावाट आवर जो मेगा बेस है मतलब
10 पावर मतलब ये 10 लाख हमने लिख लिया, 10 पावर 6 ये सही है। तो जब ये 10 लाख वाट आवर हो जाएगा, अब यहाँ पे हम ये 1000 अलग लिख लेंगे और मतलब पॉइंट हम लास्ट यहाँ पे ले आएंगे तो एक 10 पावर 3 हो जाएगा और ये किलो के बराबर आ जाएगा, मतलब 1000 किलो वाट आवर्स हम लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मतलब 1 मेगावाट आवर 1000 किलो वाट आवर 3.6 बिलियन जूल्स के बराबर हो जाएगा, 3.6 × 10 पावर 9, ठीक है। बिलियन में 10 पावर यहाँ पे 10 पावर 9 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट फॉर टू द इनपुट फॉर किस कार्ड, तो इम्पल्स पावर एफिशिएंसी एनर्जी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा हम इनपुट वर्क जो हम देंगे तो उतना मतलब यूजफुल आउटपुट वर्क हमें मिलेगा। वैसे ये आइडियल केस में कंसिडर करते हैं, एफिशिएंसी में हमारे पास कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि हमें कंप्लीट 100% एफिशिएंसी दे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ये 550 वाट 1 फुट पाउंड पर सेकंड, ये एलबी पाउंड के लिए यूज़ करते हैं 740 वाट या बोथ बी एंड सी। इसमें हमारे पास 746 वाट है, वो करेक्ट है। लेकिन 1 हॉर्स पावर 550 फीट इंटू पाउंड पर सेकंड के बराबर है। अब यहाँ पे ये फीट से हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 550 और जो है हमारे पास 1 फीट में इतने मीटर्स होते हैं 0.304 मीटर, और 1 पाउंड में हमारे पास 4.45 न्यूटन होते हैं सेकंड अपनी जगह। तो ये जब सारे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 746 और जूल पर सेकंड आ जाएगा, जूल पर सेकंड वाट के बराबर है। 740 वाट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके प्लास्टिक फ्रॉम द सरफेस इन किलोमीटर पर सेकंड इज, तो ये 4.2 है या 7.5 9.5 11.2, ये 11.2 है। तो इस तरह देखिए कि ये वाला फार्मूला इसके प्लास्टिक के यूज़ करते हैं 2gm/r। जी की वैल्यू है 6.674 × 10⁻11 है मीटर स्क्वायर पर केजी। इसी तरह मास के लिए ये वाली वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के लिए ये वाली वैल्यू है। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 × मतलब ये वाली वैल्यू जी के लिए आ जाएगा कैपिटल जी, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे वाली वैल्यू आ जाएगी। ये बराबर होगा फिर 11,200 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि इसमें 11 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो मेंस गिवन होता है, तो अगर 11.2 कहीं पे नहीं है तो फिर आप 11 पे ही करेक्ट टिक कर लें, ठीक है, वही करेक्ट होगा। एक्चुअली हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसके लिए फार्मूला जो कौन सा है वो ये वाला है कि p² डिवाइड बाय 2m। ये किस तरह प्रूव है कि देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² के बराबर है, दोनों मतलब इस साइड राइट साइड पे m को मल्टीप्लाई भी कर ले डिवाइड भी कर ले, ये m² v² बन जाएगा, नीचे डिवाइड में m आ जाएगा। अब m² v² जो ये m भी तो मोमेंटम के बराबर है, स्क्वायर ले लेंगे तो मतलब p² आ जाएगा डिवाइड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म्स में जो है हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द change in its kinetic energy always, or change in its potential energy always, change in its kinetic energy and potential energy always, and neither change in its kinetic energy and nor change its potential energy। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे change in its kinetic energy always। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तब वर्क मतलब वर्क डन जो है वो किसी भी बॉडी के बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की हमेशा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी में प्रोड्यूस होगी तब वर्क डन होगा, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है लेकिन जब वो पोजीशन बॉडी चेंज करती है तभी मतलब होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप ऐसा के लिए हमेशा होती है जब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। Which are defined as non-conservative force, फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रिक है, ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फ्रिक्शन है। देखिए कि non-conservative forces मतलब are those for which the work done depends on the part taken। फ्रिक्शन is a classical example इसका, ठीक है। It dissipates energy as heat, मतलब जब भी किसी बॉडी पे मतलब फ्रिक्शन रहती है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो डिसिपेट करती है, खारिज होती है। एंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा कोई भी बॉडी भी, तो उतना ही जो है उस पर फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये थे एमसीक्यूज जो कि 3 और 4 चैप्टर के थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एमसीक्यूज समझ आ चुके होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और अपने दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।